कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन क्या सिर्फ मिट्टी और पत्थर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें भूविज्ञान, जीवन और हमारी संस्कृति की एक पूरी कहानी छिपी हुई है। ये वो कहानी है जो बताती है कि हम कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं और असल में हम हैं कौन। जरा सोच कर देखिए, जब हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखते हैं तो एक अलग सी श्रद्धा मन में आती है ना? या फिर जब दूर दूर तक फैले मैदानों को देखते हैं तो एक आज़ादी का एहसास होता है। असल में धरती का हर कोना, हर लैंडस्केप एक अलग ही फीलिंग देता है और वहां रहने वाले जीवन को भी एक अलग शक्ल देता है। और पता है, ये कोई आज की नई सोच नहीं है। हजारों साल पहले अथर्ववेद के इस श्लोक में भी यही बात कही गई थी। इसमें धरती और इंसान के गहरे रिश्ते को कितनी खूबसूरती से बताया गया है। इससे पता चलता है कि हमारा अपनी धरती से जुड़ाव कितना पुराना और गहरा है। तो चलिए, इसी जुड़ाव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जो अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स हैं ना, जिन्हें वैज्ञानिक स्थल रूप या लैंडफॉर्म्स कहते हैं, उन्हें मोटे तौर पर 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। तो सबसे पहले, ये स्थल रूप आखिर है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये धरती की सतह का कोई भी नेचुरल फीचर है। ये लाखों सालों में बनता है और यही तय करता है कि किसी भी जगह का एनवायरनमेंट कैसा होगा और वहां जिंदगी कैसी पनपेगी। तो आज की हमारी कहानी के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं: पर्वत, पठार और मैदान। सामने जो ये तस्वीर है, ये एक तरह से हमारा रोड मैप है जो दिखाती है कि ये तीनों लैंडफॉर्म्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। चलिए अपना सफर शुरू करते हैं इस ग्रह की सबसे ऊंची जगहों से, यानी पहाड़ों की दुनिया से। आखिर वो क्या चीज है जो किसी लैंडफॉर्म को पहाड़ बनाती है? इसका बेस यानी आधार चौड़ा होता है, इसकी ढलानें एकदम खड़ी होती हैं और इसकी चोटी या शिखर पतली और नुकीली होती है। और पहाड़ों में भी कितनी वैरायटी होती है। देखिए, कुछ पहाड़ तो हिमालय में माउंट एवरेस्ट की तरह बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं का हिस्सा होते हैं। वहीं किलिमंजारो जैसे कुछ पहाड़ बिल्कुल अकेले शान से खड़े रहते हैं। हाँ, पहाड़ों की भी अपनी एक उम्र होती है, एक लाइफ साइकिल होता है। हिमालय जैसे पहाड़ युवा हैं, इनकी चोटियां नुकीली हैं और ये आज भी ऊंचे हो रहे हैं। दूसरी तरफ भारत की अरावली रेंज जैसे पहाड़ पुराने हो चुके हैं। लाखों साल की हवा और पानी की मार झेलकर ये घिस गए हैं और इनकी चोटियां गोल हो गई हैं। अब इतनी ऊंचाई पर जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं होती, लेकिन कुदरत का कमाल देखिए, यहाँ भी जीवन ने अपने आप को ढाल लिया है। यहाँ आपको शंकु यानी कोन शेप्ड पेड़ मिलेंगे ताकि बर्फ उन पर टिक न सके, और स्नो लेपर्ड और याक जैसे जानवर तो इस मुश्किल माहौल में रहने के लिए ही बने हैं, पूरी तरह से अडेप्टेड। लेकिन इस खूबसूरती के साथ साथ यहाँ बड़े खतरे भी हैं। खड़ी ढलानों की वजह से यहाँ अक्सर हिमस्खलन यानी एवलांचेस या फिर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स का डर बना रहता है। और अगर भारी बारिश हो जाए तो अचानक आने वाली बाढ़ यहाँ की जिंदगी को और भी मुश्किल बना देती है। और यही वजह है कि पहाड़ सिर्फ चट्टान और बर्फ के ढेर नहीं है। दुनिया भर की कई संस्कृतियों में इन्हें पवित्र माना जाता है। मिसाल के तौर पे तिब्बती लोग माउंट एवरेस्ट को सिर्फ एक चोटी नहीं बल्कि चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका मतलब है ब्रह्मांड की माँ। तो चलिए अब पहाड़ों की ऊंचाइयों से थोड़ा नीचे उतरते हैं और चलते हैं दुनिया के विशाल, ऊंचे और चपटे इलाकों की तरफ, जिन्हें हम पठार कहते हैं। तो पठार या प्लेटो होता क्या है? इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका टेबल टॉप जैसा आकार। मतलब ये आसपास की जमीन से ऊंचा तो होता है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा पहाड़ की तरह नुकीला नहीं बल्कि एकदम सपाट मेज जैसा होता है। और ये पठार कितने ऊंचे हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए ये नंबर देखिए। तिब्बत के पठार की एवरेज हाइट है 4,500 मीटर। सोचिए जरा। और इसी जबरदस्त ऊंचाई की वजह से तिब्बती पठार को एक बहुत ही खास निकनेम मिला है, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की छत। ये नाम सुनते ही इसकी विशालता का अंदाजा हो जाता है। लेकिन पठार का मतलब सिर्फ सपाट जमीन नहीं है। यहाँ नोहकलिकाई जैसे खूबसूरत झरने भी हो सकते हैं। कई पठार तो खनिजों का खजाना होते हैं, जैसे भारत का छोटा नागपुर पठार। और दक्कन के पठार की बात करें तो वहाँ की ज्वालामुखी मिट्टी खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है। चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे उन निचले और उपजाऊ इलाकों की जिन्हें हम मैदान कहते हैं।
और जिन्होंने हजारों सालों से इंसानी सभ्यता को पाला पोसा है। तो ये बड़े बड़े सपाट मैदान बनते कैसे हैं? दरअसल हजारों लाखों सालों तक नदियां पहाड़ों से अपने साथ उपजाऊ मिट्टी और गाद लेकर आती हैं और उसे एक जगह जमा करती रहती हैं। इसी से मैदान बनते हैं। ये जो सैटेलाइट इमेज है गंगा के मैदान की, इससे इसकी विशालता का पूरा अंदाजा लगता है। और इस विशालता का इंसानी आबादी पर क्या असर है? आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले भारत के गंगा के मैदान में करीब करीब 40 करोड़ लोग रहते हैं। जी हाँ, 400 मिलियन। ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। तो सवाल ये है कि मैदान हमेशा से इंसानी बस्तियों की पहली पसंद क्यों रहे हैं? वजह साफ है। एक तो यहाँ की मिट्टी खेती के लिए बेहतरीन होती है, दूसरा नदियों से पानी और ट्रांसपोर्टेशन दोनों का इंतजाम हो जाता है, और तीसरा सपाट जमीन पर घर बार सड़कें शहर कुछ भी बनाना बहुत आसान होता है। यही वजह है कि दुनिया की ज्यादातर बड़ी बड़ी सभ्यताएं मैदानों में ही पनपी। तो हमने पहाड़, पठार और मैदान, इन तीनों को देख लिया। अब इन सारी बातों को जोड़कर ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंसान अपने आसपास के माहौल, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को कैसे ढालता है और उसे कैसे देखता है। इसका एक बहुत ही फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है प्राचीन तमिल तिनय सिस्टम। ये सिर्फ जमीन का क्लासिफिकेशन नहीं था, ये दिखाता है कि कैसे एक पूरी संस्कृति का नजरिया उसके लैंडफॉर्म से कितना गहरा जुड़ा था। हर लैंडफॉर्म के लिए एक अलग लाइफस्टाइल था, अलग देवता थे और यहाँ तक कि एक अलग इमोशनल मूड भी तय था। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। हम जिस भी लैंडस्केप में रहते हैं, चाहे वो पहाड़ हों, पठार हों या मैदान, क्या वो सिर्फ हमारे एड्रेस का एक हिस्सा है, या फिर वो हमारे काम करने के तरीके को, हमारी संस्कृति को और दुनिया को देखने के हमारे पूरे नजरिए को एक शक्ल देता है?